स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई। जयपुर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसके साथ ही बैठक में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में शामिल राज्यों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान खासकर साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और उनसे निपटने के लिए सुझावों को आगे बढ़ाने की पेशकश की गई। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, जल और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बैठक के दरमियान चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद हमारे लिए जोनल काउंसिल और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर नजर डालना जरूरी है। आपको बता दें कि संविधान में जोनल काउंसिल का कोई प्रावधान नहीं है। इनका गठन दरअसल 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए हुआ था। लिहाजा यह काउंसिल एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी देश में इस तरह की 5 काउंसिल्स हैं जो गृह मंत्रालय के दायरे में आती हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव एवं नागर हवेली वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा हैं। आखिर में सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार और पुदुचेरी शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग काउंसिल है, लेकिन उसका गठन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत हुआ था। यह काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के दायरे में आती है। सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी पूर्वोत्तर राज्य इस काउंसिल का हिस्सा हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सहित सभी जोनल काउंसिल्स की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इसके साथ ही उस जोनल काउंसिल के मुख्यमंत्री बारी बारी से एक साल के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। इसके साथ ही हर काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से मिलकर बनी होती है। इन दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ट्राइब्स के राइट्स को नजरअंदाज कर रही है और नए नियम उनके हितों के खिलाफ हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पर्यावरण मंत्रालय ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को नोटिफाई किया था। इन रूल्स में दिक्कत इस बात को लेकर है कि इनमें कहीं भी नए प्रोजेक्ट को लेकर ग्राम सभा से ली जाने वाली NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होना हो और उसके लिए किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइल्यूट करने की जरूरत पड़े तो कानूनन इसके लिए ग्राम सभा के पहले से मंजूरी ले ली जाती है, ताकि 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आदिवासी लोगों को जो अधिकार मिले हैं उनका वायलेशन न हो। लेकिन नए नियमों में इस तरह की प्रायर इंफॉर्मेशन और न ही प्रायर अप्रूवल का कोई जिक्र है। इसलिए आरोप है कि स्थानीय आदिवासी लोगों से बिना पूछे ही कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए जंगलों को काटा जा सकेगा। इससे उनके अधिकारों को लेकर ऐसा खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फॉरेस्ट राइट्स को रिजॉल्व करने का दावा सरकार की तरफ से बराबर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ट्राइब्स को वनों से मिलने वाले कुछ उत्पादों पर अधिकार देता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि देश की कई ट्राइब्स आज भी जंगलों से मिलने वाले छोटे छोटे उत्पादों पर डिपेंड करती हैं। नए नियमों को 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जारी किया गया है, जो 2003 के पुराने नियमों को रिप्लेस करते हैं। इनमें एडवाइजरी कमेटी, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी और रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाने का जिक्र है। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी 5 से 40 हेक्टेयर वाले नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का 60 दिन में रिव्यू करेगी। माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यह लिमिट 75 दिनों की है। हालांकि और बड़े एरिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए 120 और 150 दिनों का समय मिला है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, उससे बायोडायवर्सिटी को भी खतरा हो सकता है। इन टेक्नोलॉजीज का असर आज से लगभग 5 से 10 साल बाद मरीन बायोडायवर्सिटी पर पड़ सकता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है जो प्लांट स्टार्च से बने होते हैं।
लेकिन इस अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये मटेरियल्स महासागरों में नेचुरल कंडीशन में बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। यहाँ तक कि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मरीन लिटर में इजाफा हो सकता है। यूएन एनवायरनमेंट ने परसिस्टेंट मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड सॉलिड मटेरियल्स को मरीन लिटर माना है, जिन्हें समुद्रों में रिलीज कर दिया जाता है। रिसर्चर्स ने प्लास्टिक की तरह लिथियम बैटरीज को लेकर भी चिंता जताई है। आजकल इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल्स के लिए लंबे समय चलने वाली बैटरी के लिए लिथियम बैटरीज पर फोकस किया जा रहा है। ये एक वजह है जिससे मरीन बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है, क्योंकि गहरे महासागरों में भी लिथियम के भंडार हैं। ऐसे में लाजमी है कि बढ़ती मांग के चलते इस लिथियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाए। दरअसल बेहद खारे जल वाले समुद्रों की गहराई में ब्राइन पूल्स होते हैं, जिनमें अच्छा खासा लिथियम पाया जाता है। लिहाजा जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इससे कई प्रजातियों पर खतरा बढ़ सकता है। ब्राइन पूल को आमतौर पर डीप वाटर या ब्राइन लेक कहते हैं। यह जगह समुद्र की काफ़ी गहराई में बहुत ही खारे पानी वाली जगह होती है। इसकी सैलिनिटी यानी लवणता आसपास के इलाके से बहुत ज़्यादा होती है। पोलर सी की गहराई में बर्फ से बनने वाले ब्राइन पूल की प्रोसेस को ब्राइन रिजेक्शन कहते हैं। ब्राइन पूल कुछ जीवों के लिए जहरीले माने जाते हैं। इसकी वजह है उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैसेज होती हैं। जब इन जगहों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये गैसेज कई समुद्री जीवों को मार सकती हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन हॉरिजॉन स्कैनिंग के जरिए किया है। इस तकनीक में दरअसल कुछ मुद्दों पर फोकस किया जाता है जिनका असर आने वाले दशकों में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उन्हें अभी तक अंडर एस्टिमेटेड रखा गया है। यूनिवर्सल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर भी इसी तकनीक का सहारा लिया गया है। इस शोध में मरीन प्लास्टिक से मरीन बायोडाइवर्सिटी पर होने वाले असर को लेकर अलर्ट किया गया था। भारत में रेड पांडा को बचाने के लिए सिंगालीला नेशनल पार्क ने रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत रेड पांडास को चिड़ियाघरों से ले जाकर नेशनल पार्क के खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा। इसी री वाइल्डिंग प्रोग्राम के तहत पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने पहल भी कर दी है। समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह पार्क अगले 5 सालों में 20 रेड पांडास को रिलीज करेगा। रेड पांडास मैमल्स होते हैं। ये जीव कुछ भालू और बिल्ली की तरह दिखते हैं। इनके शरीर पर लाल, भूरे और सफ़ेद बड़े रोए होते हैं जो इन्हें ठंडे और ऊंचाई वाली जगहों में रहने में मदद करते हैं। रेड पांडा वैसे तो ओमनीवोरस होते हैं, लेकिन मांस के मुकाबले ये बांस की पत्तियों या फल इत्यादि को ज़्यादा खाते हैं। पहले बताया जाता था कि ये जानवर रैकन्स, बिल्ली या भालू के परिवार में शामिल हैं, लेकिन बाद में इस बात को लेकर सहमति बनी कि ये एल्यूरिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमूमन इनकी आबादी टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। ये जीव नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, भूटान, चीन और म्यांमार में देखे जा सकते हैं। हालांकि आबादी में तेजी से गिरावट के चलते IUCN ने इन्हें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। संरक्षण देने के लिहाज से इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले शेड्यूल में रखा गया है। भारत में दोनों तरह के रेड पांडा, हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा पाए जाते हैं। साइंग नदी के पूर्व में चाइनीज रेड पांडा पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नरोरा वैली और सिंगालीला नेशनल पार्क, मेघालय के नॉर्किक नेशनल पार्क, सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क और अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा नेशनल पार्क में रेड पांडा को देखा जा सकता है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को लॉन्च किया है। दरअसल RBI ने इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में करने की मैकेनिज्म को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। हालांकि जो बैंक इसके लिए ऑथराइज्ड डीलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस सुविधा को शुरू करने से पहले ही परमिशन लेनी होगी। बैंक्स इसके लिए RBI के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेंगी। इस व्यवस्था के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 के तहत AD बैंक्स को भारत में रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि AD बैंक्स या ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक्स से मतलब ऐसे बैंक से है जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज के लिए अनुमति दी गई है। वहीं रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स का मतलब जिसमें बैंक एक कस्टोडियन की तरह काम करती है। अकाउंट के फंड्स फॉरेन काउंटरपार्ट बैंक के होते हैं। इसके तहत हर तरह के आयात निर्यात की इनवॉइसिंग रुपए में की जाएगी। इसके अलावा दोनों तरह की करेंसीज का एक्सचेंज रेट मार्केट द्वारा निर्धारण होगा। RBI ने एक अधिसूचना में कहा कि आयात निर्यात के निपटान को रुपए में सेटल करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई है। इससे ग्लोबल इंडिया की इमेज को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक व्यापारिक समुदाय का रुपए में इंटरेस्ट बढ़ेगा।
साथ ही ऐसे देश जो किसी तरह के सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं जैसे कि ईरान और रूस, उनके साथ व्यापार करने में आसानी होगी। इससे भारतीय रुपए को इंटरनेशनल करेंसी की पहचान मिलने की उम्मीद की जा रही है। गवर्नमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में चेंज लाने की तरफ बढ़ रही है। सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया जिसमें इस एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने को लेकर लोगों से राय मांगी गई है। सरकार दरअसल उन धाराओं को हटाना या बदलना चाहती है जो छोटी छोटी गतिविधियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान करते हैं। मोटे तौर पर सरकार इस एक्ट में शामिल माइनर ऑफेंस सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पीछे सरकार का कहना है कि आमतौर पर बड़े और छोटे अपराधों को अलग करने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कई आदिवासी समुदाय अभी भी अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। ऐसे में छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उन्हें वन अधिकारियों से प्रताड़ित होना पड़ता है और जुर्माना भी देना पड़ता है। लिहाजा अब इस एक्ट में कुछ गतिविधियों के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान हटाने की कवायद की गई है। आपको बता दें कि वर्तमान कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कुछ खास वजहों से आग लगाता है, मवेशियों को चराता है या फिर पेड़ों को गिराता है तो उसे 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही जंगल को हुए नुकसान के लिए कंपनसेशन भी मांग सकता है। अब सरकार जेल की सज़ा को खत्म कर केवल जुर्माने और कंपनसेशन को जारी रखना चाहती है। सरकार इसी तरह के प्रावधान रिजर्व्ड ट्रीज से जुड़े प्रोविजंस में भी लाना चाहती है। गौरतलब है कि 1927 के इस कानून के तहत राज्य सरकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के किसी वृक्ष को रिजर्व घोषित कर सकती है। यह कानून राज्य सरकार को 3 तरह के वन घोषित करने की पावर देता है: रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट को संरक्षण देने का काम करेगा। यह बुद्धिस्ट साइट कर्नाटक के कंगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे मौजूद है। एएसआई के मुताबिक इस जगह पर 1994 से 2001 के बीच खुदाई का काम किया गया था, लेकिन इसका संरक्षण नहीं किया गया। एएसआई ने बताया है कि यह साइट सन्नति साइट का हिस्सा है जिसके लिए अब 3.5 करोड़ का एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सन्नति साइट भी भीमा नदी के पास मौजूद है। एएसआई की तरफ से की गई कई बार की खुदाई में यहां से कुछ स्कल्पचर्स, टैबलेट्स और टेराकोटा जैसे आइटम्स मिले हैं। यह जगह बुद्धिस्ट महास्तूप के लिए भी जानी जाती है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट के जरिए अब उस महास्तूप को रेजुनेट किया जाएगा। आपको बता दें कि सन्नति और कंगनहल्ली 1986 तक छोटे गांव थे। इसी समय यहां मौजूद चंद्रलंबा मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया गया था। तब इस मलबे को हटाने के दौरान ही अशोक के शिलालेख मिले थे। यहाँ एक महास्तूप भी मिला था जिसे अशोक के अभिलेखों में अधोलोक महाचैत्य कहा गया है। इसी के साथ पत्थर पर बने कुछ चित्र भी मिले थे जिनमें अशोक को अपनी रानियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। देश में कई जगहों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, लेकिन कंगनहल्ली की इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ राजा अशोक को चित्र में दिखाया गया है। इसके साथ ही ब्राह्मी लिपि में रय अशोक भी लिखा हुआ है। कर्नाटक के ही मस्की में मिले शिलालेख में अशोक का नाम लिखा मिलता है। साथ ही दूसरी किसी जगह से अलग यहाँ अशोक को देवनाम पियदासी यानी देवताओं का प्रिय बताया गया है। महास्तूप के बारे में माना जाता है कि इसका विकास 3 चरणों में 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच हुआ है। मौर्य काल में, शुरुआती सातवाहन काल में और बाद के सातवाहन काल में। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल की इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला लिया है। इस इनिशिएटिव में शामिल होने के बाद सीबीआई को दूसरे देशों में इस तरह के मामलों में कोलैबोरेट करने में आसानी होगी। चाइल्ड सेक्स अब्यूज को ऑनलाइन डिटेक्ट करने और अब्यूजर्स व विक्टिम्स आदि को खास सॉफ्टवेयर के जरिए पहचानने में मदद मिलेगी। इंटरपोल के मुताबिक भारत 68वां देश है जिसे ICSE इनिशिएटिव डेटाबेस के एक्सेस दिए गए हैं। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। इसके हर सदस्य देश में एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है जिससे यह स्थानीय देश के कानूनों से खुद को जोड़ पाता है। भारत में इसके लिए सीबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई है। इंटरपोल के ICSE इनिशिएटिव डेटाबेस में चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल्स को एनालाइज करने के लिए वीडियोस और इमेजेस को कंपेयर किया जाता है। इस डेटाबेस के जरिए
इन्वेस्टिगेशन के डुप्लीकेशन को रोकने में भी मदद मिलती है और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले इन क्राइम्स की लोकेशन को ट्रेस करने और अपराधी को पकड़ने में आसानी होती है। भारत में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे और भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कानून पहले से मौजूद हैं। 2012 के प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उससे जुड़े मटेरियल को रखना एक अपराध माना गया है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी डिफाइन किया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोविजंस इस कानून में 2019 में एक अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए थे। इसी तरह आरंभ इंडिया नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव भी चलाई जा रही है। आरंभ इंडिया एक पोर्टल भी चला रहा है जो भारत का पहला ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े मामलों को दर्ज कराया जा सकता है। बच्चों के साथ होने वाले इस तरह के क्राइम को रोकने के क्रम में सीबीआई ने 2019 में एक स्पेशल यूनिट शुरू की थी। इस यूनिट का नाम है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। यह यूनिट इस तरह के कंटेंट की पोस्टिंग, सर्कुलेशन और डाउनलोडिंग को ट्रैक करता है और मॉनिटर करती है। कुछ बैंकों ने जीटीएल लिमिटेड के खिलाफ सारफेसी एक्ट का इस्तेमाल किया है। जीटीएल लिमिटेड देश की बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। आईडीबीआई जैसे बैंकों ने जीटीएल लिमिटेड को दिए पैसों को रिकवर करने के लिए इस एक्ट को इन्वोक किया है। आइए समझते हैं कि सारफेसी एक्ट क्या है। सारफेसी एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। 2002 का यह कानून वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के दायरे में है। इस कानून को दरअसल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन डिफॉल्टर्स से सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। कानून के तहत बैंक उधार वापस न मिलने की सूरत में उधार के बदले रखी गई सिक्योरिटीज को अपने पास रख सकते हैं। यानी अगर जरूरत पड़ी तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पैसे के लिए सिक्योरिटीज को मैनेज या सेल कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें कोर्ट की दखलंदाजी भी नहीं रहती। इस कानून के पहले बैंकों को अपना पैसा वापस हासिल करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। उन्हें सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब चीजें बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ावा देती हैं। सारफेसी एक्ट के मुताबिक अगर कोई बोरोवर 6 महीने के बाद भी पैसे नहीं चुका पाता तो लेंडर इसके लिए एक नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस में पैसा चुकाने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है। इसके बाद बैंक चाहे तो सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है। हालांकि नोटिस के बाद भी उस बोरोवर को अपीलेट अथॉरिटी में जाने के लिए 30 दिन का वक्त मिलता है। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक सहकारी बैंक भी इस कानून को इन्वोक कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 20 लाख के लोन डिफॉल्ट के मामले में रिकवरी के लिए ये प्रोसेस शुरू कर सकती हैं। आइए खबरों की शुरुआत करें। राम सेतु पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आने वाली 26 तारीख को सुनवाई शुरू करेगा। याचिका में मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट केंद्र को आदेश दे कि वह राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित करे। राम सेतु को हम एडम्स ब्रिज के तौर पर भी जानते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है जब केंद्र ने इस बात को मान लिया है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है तो उसे हेरिटेज घोषित करने में देरी नहीं होनी चाहिए। एडम्स ब्रिज लाइमस्टोन शोल्स यानी चूना पत्थर की एक पूरी चेन है जो पंबन आइलैंड को श्रीलंका द्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे से जोड़ती है। पंबन आइलैंड को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद है। एडम्स ब्रिज की यह चेन दरअसल पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि एक समय में यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच लैंड रूट का काम करता था। कुछ जगहों को छोड़ दें तो यह पूरा ब्रिज उथले सागर में है। साक्ष्य ये भी बताते हैं 15वीं सदी में आए एक साइक्लोन के पहले तक यह ब्रिज पूरी तरह से सी लेवल से ऊपर था। लिहाजा इस ब्रिज के आर पार नेविगेशन नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब है अगर किसी जहाज को मन्नार की खाड़ी से पाक स्ट्रेट जाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच नेविगेशन के लिए हमें श्रीलंका से घूम कर जाना पड़ता है जो टाइम टेकिंग और कॉस्टली होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2007 में यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
यहाँ ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रोजेक्ट को पहली बार यूपीए गवर्नमेंट में नहीं बल्कि एक ब्रिटिशर एड टेलर ने 1860 में रखा था। उन्होंने मन्नार और पाक के बीच नेविगेशन के लिए एक नहर बनाने की सलाह दी थी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के जनांकिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी आंकड़े सामने रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जब इसमें धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी। इसके साथ ही 2021 से 2036 के बीच उम्र दराज लोगों की आबादी में तेजी से इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश की उस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इशारा करता है जिसमें बड़ी भागीदारी उसकी वर्किंग एज ग्रुप की रहती है। भारत में 15 से 64 साल की उम्र के लोगों को वर्किंग एज ग्रुप में रखा जाता है। अप्रैल में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के दम पर भारत की जीडीपी 2030 तक $9 ट्रिलियन जबकि 2047 तक $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में 2020 से 2030 के दौरान भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़कर 100 मिलियन होने की बात भी कही गई थी। अब मंत्रालय की इस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में 2021 तक जो युवा तादाद बढ़ी वह अब कम होना शुरू होगी। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में 2036 में युवा आबादी के मुकाबले उम्र दराज आबादी के ज्यादा होने तक की बात कही गई है। आपको बता दें कि यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के भी आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में भारत में 15 से 29 साल तक की आबादी 27% के आसपास थी, लेकिन 2031 तक यह गिरकर 24% जबकि 2036 तक महज 22.7% ही रहेगी। इसके साथ ही 15 साल तक की उम्र वाली आबादी में तेजी से गिरावट आने के संकेत रिपोर्ट में शामिल हैं। म्यांमार और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन अपने पैर तेजी से पसार रहा है। चीन अलग अलग देशों में विकास के काम कर रहा है। इससे जियोपॉलिटिक्स मामलों में जुड़े जानकार बता रहे हैं कि कहीं चीन हिंद महासागर तक अपनी मजबूत पहुंच न बना ले। चीन खासकर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड बेल्ट पर ज्यादा फोकस्ड है। लाओस में रेलवे प्रोजेक्ट के अलावा चीन म्यांमार के शान स्टेट के पूर्वी इलाके में खुद की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साउथ ईस्ट एशिया के हालिया दौरे के बाद और तेज हुए हैं। हम जानते हैं कि चीन की सीधी पहुंच हिंद महासागर तक नहीं है, इसलिए वह अलग अलग रूट और नदियों के सहारे एक्सेस करना चाहता है। चीन शान स्टेट के तेचुलेइक जिले में मेकांग नदी पर वांगपोंग नाम के स्ट्रेटजिक पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन मेकांग नदी पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। ये पोर्ट लाओस के साथ ट्रेड में अहम रोल निभा सकता है, साथ ही ग्रेटर मेकांग सब रीजन के दूसरे देशों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मोटे तौर पर समझें तो यह पोर्ट ऐसी जगह है जो चीन के लिए चारों तरफ के रास्ते खोलता है, जिसमें इंडियन ओशियन भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी चीन म्यांमार में कृषि, जल संसाधन, डिजिटल इकोनॉमी, एरोस्पेस, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहा है। इसी साल अप्रैल में चीन ने एक लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर भी लॉन्च किया था, जो उसे म्यांमार के जरिए इंडियन ओशन तक सीधा एक्सेस देता है। यह कॉरिडोर 4 मेकांग देशों चीन, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार से गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में चीन का चोंगकिंग शहर, लाओस का वियंतियाने, थाईलैंड का बैंकॉक और म्यांमार का यंगून शहर शामिल हैं। चोंगकिंग शहर से आप कुछ दूर वेस्ट में जाएंगे तो एक शहर है चेंगडू। चीन ने इस शहर को भी हिंद महासागर से जोड़ने के लिए पिछले साल सी रोड रेल लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सिंगापुर से सी रूट के जरिए माल पहले म्यांमार के यंगून पोर्ट पहुंचेगा, जो बाद में सड़क मार्ग के जरिए चीन म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद लिंकांग शहर तक जाएगा। इस शहर से रेल के जरिए यही माल कमर्शियल सिटी चेंगडू तक जाएगा। जाहिर है इस प्रोजेक्ट से अंडमान सागर में चीन की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सर्जन्स ने हाल ही में 2 लोगों के शरीर में सूअरों के हार्ट्स को ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद 3 दिनों तक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि क्या यह ऑपरेशन सफल रहा है। सर्जन्स को अभी तक इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं समझ आई है।
दरअसल इसी साल जनवरी में पहली बार एक मरीज के शरीर में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। शुरुआती स्तर पर यह ऑपरेशन सफल नजर आया, लेकिन 2 महीने बाद उस मरीज की मौत हो गई थी। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले प्रयोग के असफल होने की वजहें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना था कि उस व्यक्ति की मौत शायद पिग वायरस से हुई हो। मौत के समय उस व्यक्ति के ब्लड में पोर्सिन साइटोमेगालोवायरस डिटेक्ट किया गया था। यही वजह है कि इस बार पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से पहले ही पिग वायरस के न होने की जांच कर ली गई थी। पिग के शरीर में 4 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनसे रिजेक्शन कम हो जाता है और ऑर्गन की एबनॉर्मल ग्रोथ भी नहीं होती। इसके साथ ही 6 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो इंसानों और पिग के शरीर में मौजूद इनकम्पैटिबिलिटीज को रोकने में मदद करते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस तरह इंसानों के शरीर में किसी जानवर के ऑर्गन को प्लांट करने की प्रोसेस को ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से लिव सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन को इंसानों में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या फिर इन्फ्यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पहली बार 1980 के दशक में किया गया था। लेकिन एक सवाल ये है कि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पिग ऑर्गन्स का क्यों होता है, फिर चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो या फिर स्किन। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि पिग और इंसानों के एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स काफ़ी मैच करते हैं। इससे रिजेक्शन कम होने की आशंका होती है। रिजेक्शन को और कम करने के लिए सर्जन्स अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे जानवरों के मुकाबले पिग्स को आसानी से पाला जा सकता है और फार्म्स में इनकी ब्रीडिंग बड़े स्तर पर होती है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस साल के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जेंडर पैरिटी होने में और 132 साल तक का वक्त लग सकता है। दक्षिण एशिया में यही वक्त करीब 200 साल का रहेगा, जब महिलाओं और पुरुषों के बीच हर स्तर पर समानता देखी जा सके। रिपोर्ट के साथ इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें शामिल 146 देशों में भारत 135वें पायदान पर है। भारत की ये रैंकिंग सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले देशों में आती है। हेल्थ एंड सर्वाइवल का मसला उठाएं तो सूरत हाल सबसे खराब है, यानी भारत रैंकिंग में सबसे नीचे ठहरता है। भारत का सबसे सही प्रदर्शन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में है, जिसमें भारत को 48वीं रैंक मिली है। यानी भारत में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में दूसरे देशों के मुकाबले कुछ ज्यादा मौके मिले हैं। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। भारत को इस सब इंडेक्स में 143वें पायदान पर रखा गया है। आखिर में बात करें एजुकेशनल अटेनमेंट की, तो इसमें भारत की 107वीं रैंक रही है। आपको बता दें कि ओवरऑल रैंकिंग के मामले में पिछले साल भारत की रैंकिंग 156 देशों के बीच 140वीं थी। हालिया रैंकिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार के इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड अकेला ऐसा देश है जिसमें करीब 90% जेंडर गैप भरा जा चुका है। फिनलैंड को इस इंडेक्स में दूसरे, जबकि नॉर्वे को तीसरे पायदान पर रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी इस इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडेक्स में स्कोर को 0 से 100 के स्केल में रखा जाता है। भारत का स्कोर 0.629 रहा है। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। दौरे पर उन्होंने I2U2 की पहली बैठक में हिस्सा लिया। I2U2 ग्रुप से जुड़ी खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिन्हें हमने अपने बुलेटिन में कवर किया था। I2U2 ग्रुप में इजराइल, भारत, UAE और अमेरिका शामिल हैं। ये वही ग्रुप है जिसे पहले मिडिल ईस्ट क्वाड या फिर वेस्ट एशिया क्वाड कहा जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले अमेरिका की तरफ से इसके नए नाम यानी I2U2 की घोषणा की गई थी। I2U2 में I2 का मतलब है इंडिया एंड इजराइल, जबकि U2 का मतलब है UAE और US। इन देशों के बीच 2021 में विदेश मंत्री स्तर की बैठक पहले भी हो चुकी है, जिसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। इसके अलावा इन देशों के बीच शेरपा स्तर की बातचीत भी बराबर होती रहती है। आज हुए इस वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। सम्मेलन 6 एरियाज जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर जोर देता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर भी इन देशों ने डिस्कशन किया है। हालांकि इन सब से अलग
डिप्लोमेसी के जानकार इसे मिडिल ईस्ट में क्वाड का दर्जा ही दे रहे हैं, जो भारत के लिए वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से कारगर साबित होगा। दौरे पर जो बाइडेन का खासा ध्यान अब्राहम अकॉर्ड पर भी रहने वाला है। आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिका की अगुवाई में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। बाद में सूडान और मोरक्को भी इस अकॉर्ड में शामिल हो गए। समझौते का बड़ा मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ताना संबंध बनाना है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी नेशन और अरब नेशन बनने के समय से ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे हैं, क्योंकि इजराइल, यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं। इसलिए इस अकॉर्ड के पूरा होने में अमेरिका की कोर भूमिका रही है। अकॉर्ड के मुताबिक ये देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करने की प्रोसेस में है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्र को जोड़ने वाले 5वें एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते करेंगे। कोविड के बावजूद परियोजना को 28 महीने के अंदर की समय सीमा से पहले पूरा कर लिया गया है। फिलहाल यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे बाद में 6 लेन भी किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ से बुंदेलखंड तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। प्रधानमंत्री जालौन जिले के गांव कठेरी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट जिले में किया था। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में इसकी अहम भूमिका होगी। इस परियोजना का स्टार्टिंग पॉइंट चित्रकूट जिले में झांसी इलाहाबाद NH35 पर भरतकूप के पास है। वहीं एंडिंग पॉइंट इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास है। इस परियोजना की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे से विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित होगा, जो क्षेत्र के ऑल राउंड डेवलपमेंट में मददगार होगा। एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि की स्थापना के लिए भी मौके मिलेंगे। दुनिया भर में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहे राइट टू रिपेयर मूवमेंट को लेकर भारत सरकार भी संजीदा है। उपभोक्ता मामलों का विभाग राइट टू रिपेयर के लिए अब एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है। इसके लिए निधि खरे की अगुवाई में एक समिति भी बनाई गई है, जिसकी कल एक बैठक हुई थी। बैठक में राइट टू रिपेयर के लिए कुछ सेक्टर्स को लेकर आम राय बनी है। इनमें शामिल हैं फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। राइट टू रिपेयर के लिए फ्रेमवर्क बनाने का मकसद लोकल मार्केट में कंज्यूमर्स को पावरफुल बनाना है। साथ ही कोशिश रहेगी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, खरीदार और विक्रेता के बीच व्यापार संबंध अच्छे बने। सबसे बड़ा फोकस ई वेस्ट को कम करने पर रहेगा। यह फ्रेमवर्क सरकार के LIFE यानी लाइफ मूवमेंट को भी मजबूती देगी। आपको याद दिला दें कि पिछले ही महीने प्रधानमंत्री ने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया था। यह मूवमेंट भी कहीं ना कहीं ई वेस्ट को कम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के रीयूज और रिसाइकलिंग पर इसमें जोर दिया गया है। आइए अब राइट टू रिपेयर को समझते हैं। राइट टू रिपेयर कंज्यूमर्स के भले के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जो आज के वक्त में यूरोप और अमेरिका में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह कॉन्सेप्ट वकालत करता है कि उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को विकल्प दें कि वे अपने इक्विपमेंट या उसके किसी पार्ट के खराब होने पर उसे रिपेयर करा सकें। इसमें उसकी मर्जी भी शामिल हो कि वह रिपेयर मैन्युफैक्चरर से कराना चाहता है या फिर किसी थर्ड पार्टी से। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि उन्हें रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में न केवल ग्राहकों को पैसे का नुकसान होता है, बल्कि जब उस इक्विपमेंट या पार्ट को कचरे में फेंक दिया जाता है तो ई वेस्ट बढ़ जाता है। राइट टू रिपेयर मूवमेंट की जड़ें 1950 के दशक में शुरू कंप्यूटर एरा से जुड़ी मानी जाती हैं। इसी साल जनवरी में न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने फेयर रिपेयर एक्ट बनाया था। इसी तरह हाल ही में यूके ने कानून बनाकर सभी कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया कि वे कंज्यूमर्स को स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराएं।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान कई बार वॉर क्राइम्स की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन इस दौरान रूस पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी सेना आम लोगों को भी निशाना बना रही है, चाहे बात फिर बूचा की हो या फिर मार्च में मारियोपोल में एक थिएटर पर हुई बमबारी की। अब इन वॉर क्राइम्स के खिलाफ करीब 40 देशों के ऑफिशियल्स ने आज नीदरलैंड्स के हेग में मुलाकात की है। इस बैठक को यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। ये देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए। आइए समझते हैं वॉर क्राइम्स क्या हैं। आमतौर पर युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स और नरसंहार यानी जेनोसाइड को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर क्राइम की डेफिनेशन दरअसल रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तय की गई है। यह विधि 1949 में हुए जिनेवा कन्वेंशन से निकल कर आई है। भारत भी इस कन्वेंशन में पार्टी है। यूएन ऑफिस ऑफ जेनोसाइड प्रिवेंशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जेनोसाइड और वॉर क्राइम दोनों को अलग अलग करता है। जब दो देशों के बीच युद्ध या गृह युद्ध चल रहा हो तो ह्यूमैनिटेरियन के वायलेशंस को वॉर क्राइम कहते हैं। इसमें बंदी बनाना, जानबूझकर हत्या करना, युद्ध बंदियों को टॉर्चर करना या बच्चों को जबरन युद्ध में धकेलना आदि शामिल है। वहीं जेनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शांति काल में या फिर निहत्थे लोगों के समूह पर एक तरफा मिलिट्री अग्रेशन से भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और द क्राइम ऑफ अग्रेशन सभी के मामले देखता है। आईसीसी का गठन 1998 में रोम स्टैट्यूट के जरिए हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसके 123 सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन और चीन शामिल नहीं है। भारत ने रोम स्टैट्यूट न तो साइन किए हैं और न ही उसे रेटिफाई किया है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार राजपक्षा गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति होने के साथ वह फिलहाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, यानी ऐसी सरकार जिसमें विपक्ष को भी मौका मिलेगा। गौरतलब है कि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के चलते लोग यहां की सरकार के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से बराबर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनके चलते आज भी श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। श्रीलंका में मौजूदा हालातों के लिए सरकार के आर्थिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देश में खाने पीने की वस्तुएं और तेल गैस की कीमतें आम लोग की जद से बाहर जा चुकी हैं। आर्थिक संकट को देखते हुए आईएमएफ की टीम ने भी श्रीलंका का दौरा किया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि शर्तों के आधार पर शायद ही आईएमएफ कोई मदद दे पाए। श्रीलंका में आर्थिक संकट तब बढ़ता नजर आया जब 2019 के इलेक्शन में राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर टैक्स रेट में कमी का ऐलान किया। इसी दौरान इसके कुछ महीनों बाद ही कोविड का दौर शुरू हो गया। आंतरिक हालातों और कोविड के चलते यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, जो कि यहाँ की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाता है। 2021 में सरकार ने सभी केमिकल फैक्ट्रीज पर बैन लगा दिया, जिसका असर उर्वरक और फिर फार्म सेक्टर पर देखा गया। चावल की पैदावार भी कम हो गई, जिसका एक्सपोर्ट भी कम होता गया। इन सभी बातों के चलते श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व गिरता गया। दूसरी तरफ श्रीलंकाई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीन को बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट दे रही थी। चीन की तरफ से श्रीलंका को बड़ी ब्याज दरों पर उधार दिए गए, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट तैयार हुए उनसे मुनाफा नहीं हुआ, लिहाजा श्रीलंका उधार चुकाने की हालत में नहीं रहा। हम्बनटोटा पोर्ट भी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे चीन को लीज पर देना पड़ गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क निर्माण में मौजूदा पीपीपी मॉडल को बदलने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि एनएचएआई इसके लिए अब पहले वाले बॉट यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को फिर से शुरू करेगा। बॉट मॉडल को करीब एक दशक पहले तक रोड प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन इसे बाद में धीरे धीरे कम कर दिया गया। सरकार ने पिछले 10 सालों में बॉट मॉडल की जगह ईपीसी मॉडल और एचएएम मॉडल को बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया है। ईपीसी मॉडल और एचएएम मॉडल को समझने से पहले एक नज़र बॉट मॉडल पर डालते हैं। बॉट मॉडल में प्रोजेक्ट को डिजाइन करने, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने और उसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है। पब्लिक सेक्टर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान कंसेशन भी देता है। प्राइवेट सेक्टर अपने इन्वेस्टमेंट को उस प्रोजेक्ट से मिलने वाले चार्जेस या टोल टैक्स आदि से वसूलता है। इसके बाद प्रोजेक्ट को फिर पब्लिक सेक्टर को हैंडओवर कर दिया जाता है।
प्राइवेट सेक्टर को इस मॉडल में फाइनेंशियल रिस्क रहता है। बात करें ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल की, तो इसमें लगभग पूरी भागीदारी सरकार की रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग नॉलेज प्राइवेट सेक्टर से ली जाती है। HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच 40-60 का फंडिंग रेशियो रहता है। सरकार पहले 5 साल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 40% हिस्सा बराबर किस्तों में देती है। रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी सरकार के पास ही रहती है। भारत में नेशनल हाईवेज का सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इसी मॉडल के तहत हो रहा है। कुछ और मॉडल हैं जिन्हें PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में अपनाया जाता है, जैसे बू मॉडल। BOO यानी बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल में सरकार और कंपनी के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी ही निर्माण करती है, उसे ऑपरेट करती है और कुछ समय के लिए उसका ओनरशिप भी लेती है। इसी तरह BOOT यानी बूट यानी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में प्रोजेक्ट को एक अवधि के बाद सरकार या किसी प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सरकार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले ही महीने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी थी। प्रोजेक्ट का मकसद वर्तमान सरकार की अलग योजनाओं को लोगों के सामने पेश करना है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय 3 महीनों में अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में डायलॉग्स, डॉक्यूमेंटेशंस, रिसर्च और पब्लिकेशन पर फोकस करेगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के तहत राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जालियांवाला बाग हत्याकांड आदि के बारे में बताया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि सरकार की अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए डेवलपमेंट, नॉलेज, रिसोर्स एंड न्यू इंडिया के लिए इंटेलेक्चुअल हेरिटेज तैयार किया जाए। वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए GST, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी थीम्स को पेश करेगा। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने इंडियाज ग्रेट कल्चरल हेरिटेज, भव्यता एंड दिव्यता थीम को सामने रखने की योजना बनाई है। टेक पावर्ड इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग वर्क एम्पावरिंग पीपल के तहत IT मंत्रालय गुड गवर्नेंस के लिए IT के सही इस्तेमाल पर रिसर्च करेगा। शिक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को हाईलाइट करेगा। साथ ही निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, श्रेयास यानी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, और रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को भी शिक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत पेश करेगा। निष्ठा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की पहल है। इसका मकसद इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के जरिए एलिमेंट्री लेवल पर लर्निंग आउटकम्स में सुधार करना है। RUSA को 2013 में लॉन्च किया गया था। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका उद्देश्य राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेटेजिक फंडिंग मुहैया कराना है। हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल एक हेट स्पीच पर की गई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था। इसी मामले में ये पिटीशन दायर की गई थी। आइए समझते हैं कोर्ट की अवमानना से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान हैं और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है। संविधान के आर्टिकल 19(2) में कोर्ट की अवमानना को लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसी तरह आर्टिकल 129 और 142 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के मामले में कार्रवाई कर सकता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में किसी व्यक्ति को सजा दे सकें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 7th शेड्यूल के तहत यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिहाजा इस पर 1971 का एक कानून भी मौजूद है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों को डिफाइन किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट में कोर्ट का फैसला, आदेश, निर्देश या रिट न मानने जैसे पहलू शामिल हैं, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सभी तरह के पब्लिकेशंस आते हैं जिनसे कोर्ट या जज की गरिमा कम होती है। इसमें व्यक्ति के लिखित या मौखिक शब्दों, दस्तखत या उसके रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया गया है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट के मामले में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसके लिए प्रस्ताव ला सकते हैं।
तीसरा, कोई व्यक्ति अगर प्रस्ताव लाता है तो उसे अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अनुमति लेनी होती है। अटॉर्नी जनरल शिकायत का महत्व और ज़रूरत को समझते हुए उसे मंजूर या खारिज कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की भूमिका इस कानून में इसलिए है ताकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया ना हो। आपको बता दें कि न केवल किसी आम व्यक्ति के खिलाफ बल्कि वर्तमान जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कोर्ट्स एक्शन ले सकते हैं। Hello everyone, this is Priyamasha and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself. And then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।